नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी नेता रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा शुरू। दाह संस्कार कुछ देर में। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव और दुर्गा पूजा के मद्देनजर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किए। कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 85.81% पर पहुंची। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के चिनीगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से, दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने होंगे। और फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स के फाइनल में पोलैंड की इगा श्योंतेक का मुकाबला अमेरिका की सोफिया केनिन से। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा पटना में शुरू हो गई है। उनका अंतिम संस्कार पटना में गंगा के किनारे जनार्दन घाट पर अब से कुछ देर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम यात्रा पटना स्थित उनके निवास श्री कृष्णपुरी से शुरू हुई, जहां हजारों लोग दलितों और उपेक्षितों के नेता को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। कई लोगों को रोते बिलखते और अपने प्रिय नेता की यादों को साझा करते हुए भी देखा गया। इससे पहले आज सुबह दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में रखा गया, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रामविलास पासवान ने 1977 से 2014 के बीच हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार चुनाव जीतकर भारतीय राजनीति में एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया। 1977 और 1980 में पासवान जनता पार्टी के टिकट पर जीते थे। 1977 में उन्होंने हाजीपुर से लगभग 4.25 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया, जो दुनिया में किसी भी राजनेता द्वारा जीत का अधिकतम अंतर था और लंबे समय तक एक चुनौती बना रहा। बिहार सरकार ने आगामी त्योहारों को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने और विस्तृत पूजा पाठ के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में बिना किसी खास सजावट के किया जा सकेगा। मंदिरों में खुले स्थानों पर कोई आयोजन नहीं होगा। भीड़भाड़ से बचने के लिए प्रसाद वितरण, मेलों, डांडिया और गरबा आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। दुर्गा पूजा के दौरान लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इन स्थानों पर बिना मास्क के जाने की अनुमति नहीं होगी। दुर्गा पूजा आयोजकों को मंदिर में प्राप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। बिहार सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव और वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान बंद स्थानों पर राजनीतिक सभाओं और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर खुले स्थानों पर सभाओं के आयोजन के बारे में मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार बंद स्थानों पर लोगों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए बैठने के सिर्फ 50% स्थानों का ही उपयोग किया जा सकेगा और ऐसी जगहों पर अधिकतम 200 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। गुजरात सरकार ने राज्य की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इन सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। यह मार्गदर्शिका चुनाव प्रचार सहित पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान लागू रहेंगे। इसके अनुसार बंद सभागार में कुल क्षमता के अधिकतम 50% की मर्यादा में 200 लोगों को इकट्ठा होने की मंजूरी दी गई है। खुली जगह में इकट्ठे होने वाले सभी लोगों को एक दूसरे के बीच 6 फीट की दूरी रखनी पड़ेगी। घर घर प्रचार के लिए चुनाव प्रत्याशी सहित
सिर्फ 5 लोगों को इजाजत होगी। इस मार्गदर्शिका के कड़ाई से पालन के लिए चुनाव आयोग द्वारा राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गुजरात में विधानसभा की जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, इसमें अबडासा, लींबड़ी, मोरबी, धारी, करजण, गढ़ड़ा अनुसूचित जाति और डांग और कपराड़ा अनुसूचित जनजाति बैठकें शामिल है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इस महीने की 28 तारीख को कर्नाटक विधान परिषद की 4 सीटों के उपचुनाव के लिए 57 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। ये सीटें हैं कर्नाटक दक्षिण पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, बेंगलौर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। चुनाव के लिए 549 मतदान केंद्र होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी के कारण इस बार चुनाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के वक्त मास्क पहनना आवश्यक होगा। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, सोप और पानी का प्रबंध होगा। मतदान केंद्रों को चुनाव के पहले और बाद में सैनिटाइज किया जाएगा। मतदाताओं को टोकन दिया जाएगा, जिसके हिसाब से उन्हें मतदान करने का अवसर प्राप्त होगा। पैरामेडिकल या आशा कार्यकर्ताओं को नियोजित किया गया है। मतदारों को सर्कल के अंदर खड़ा होकर अपने बारी का इंतजार करना होगा। पुरुष, महिला और बुजुर्गों के लिए 3 अलग लाइन होंगी। सभी कर्मचारियों को पीपीई किट के अलावा मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 85.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक रोगी महामारी से स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि देश में अब तक 59,88,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी से रोगियों की वास्तविक संख्या को निम्न स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली है और ये कुल संक्रमित लोगों की केवल 12.65% रह गई है। इस समय देश भर में 8,83,000 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 73,272 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 69,79,000 हो गई है। जांच, निगरानी और इलाज की केंद्र की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल करने से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है। भारत में कोरोना महामारी की वर्तमान मृत्यु दर 1.54% है, जो दुनिया की सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटों में 926 मरीजों की मृत्यु हुई, जिससे देश में अब तक महामारी से मृतकों की संख्या 1,07,416 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में 11,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 8,57,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,811 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में महामारी के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2,10,346 हो गई है। कल 2,072 लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 87.01% हो गई। राज्य में अब तक इस महामारी से ठीक हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,83,025 हो चुकी है। इस बीच राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने आज सुबह जारी बुलेटिन में कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान हुई 9 और मौतों के साथ ही राज्य में अब तक इस महामारी से मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,217 हो गई है। तेलंगाना में कोविड के गंभीर रोगियों के लिए प्लाज्मा दान करने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से सुधीर डोले ने 8 मिनट की लघु फिल्म बनाई है। साइबराबाद के पुलिस आयुक्त सज्जन हार ने हाल ही में ये फिल्म जारी की, जिसमें लोगों से रक्त और प्लाज्मा देने की अपील की गई है।
ओडिशा में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड महामारी के 15 रोगियों की मौत के साथ ही राज्य में अब तक इस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1006 हो गई है। दूसरी ओर संक्रमण के नए मामलों की तुलना में रोजाना ठीक होने वालों की संख्या कहीं अधिक है। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु में कल एक ही दिन में 95,000 से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। राज्य में अब तक कुल 81,42,000 जांच की जा चुकी हैं। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 223 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 327 रोगी इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। 2 और लोगों की मृत्यु के साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से मौत का शिकार हुए लोगों की संख्या 310 हो गई है। राज्य में अब तक कुल 27,982 व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 23,778 लोग ठीक हो चुके हैं। 3,868 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में कोविड-19 से ठीक होने की दर 85% से अधिक हो गई है। पुदुचेरी में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 83.10% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.79% है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के नए मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। पुदुचेरी में आज 337 और लोगों का कोरोना परीक्षण किया गया। कोरोना से एक और व्यक्ति की मृत्यु का समाचार है। केंद्र शासित प्रदेश में 4,719 सक्रिय मामले हैं। 411 रोगियों को उपचार के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। वर्तमान में 1,736 संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है और 2,983 संक्रमित व्यक्तियों का घर में इलाज हो रहा है। अब तक 31,233 व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेश में इससे संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 25,955 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। 559 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कोविड केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजेश मल्होत्रा ने कहा है कि आने वाला समय सर्दियों की शुरुआत के साथ साथ त्योहारों का है, इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम सब कोविड महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में बताए गए 3 कदमों का पालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा छेड़ी गई जन आंदोलन की मुहिम का लक्ष्य कोरोना पर विजय प्राप्ति है। आने वाले कुछ दिनों में प्रदूषण, शीत ऋतु और त्योहारों का समय कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में मास्क वाला त्योहार मनाएं, पटाखे ना जलाएं, पूजा अर्चना घर पर ही करें, त्योहारों पर सतत शारीरिक दूरी बनाकर रखें और हाथों को सर्वदा सैनिटाइजर के प्रयोग से स्वच्छ रखें। याद रहे, कोरोना से सामान्य जनजीवन और प्रत्येक नागरिक प्रभावित है और इस जन आंदोलन में सबकी सहभागिता से ही हम सब कोरोना को भारत से खदेड़ सकते हैं। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने आने वाले त्योहारों के दौरान कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के पालन पर जोर दिया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मालिनी अवस्थी। त्योहार आने वाले हैं। हम सबके घर परिवार, समाज, देश की रौनकें आने वाली हैं। इस उत्सव के मौके पर हमें कोविड से और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। एक तो मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। सो यूनाइट टू फाइट कोरोना। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुण कुमार सूद ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मैं अरुण कुमार सूद, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी, प्रेसिडेंट उत्तराखंड क्रीड़ा भारती। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अभी जो कोरोना काल है, इसमें थोड़ा सा अपने को अवेयर रखना है। आपने अभी ये नहीं समझना है कि कोरोना खत्म हो गया है। अपनी सावधानी से ही आप इसको दूर कर सकते हैं। आप बाहर ना निकलें जब तक काम ना हो। आप मास्क पहन के रखें। जहां भी भीड़ इलाके में जाएं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। चर्चा में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331
4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 011-2331-4444। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत ने अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के सबसे बड़े शहर फिलाडेल्फिया को 18 लाख N95 मास्क उपलब्ध कराए हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी की एक और मिसाल है। फिलाडेल्फिया के महापौर जिम केनी ने कोविड का मुकाबला कर रहे शहर के कार्मिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इन मास्कों की आपूर्ति के लिए भारत से अनुरोध किया था। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कल ट्वीट किया कि फिलाडेल्फिया को कोविड-19 के खिलाफ उनकी लड़ाई में सहायता के लिए भारत से ये मास्क मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी का ये एक उदाहरण है। फिलाडेल्फिया अमेरिका का छठा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ये कदम न केवल घरेलू उपयोग के लिए बल्कि निर्यात के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के निर्माण में भारत की क्षमताओं का भी संकेत देता है। भारत ने अमेरिका को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की भी आपूर्ति की थी, जो मलेरिया की दवा है और जिसे कोविड-19 के संभावित इलाज के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। लोक जनशक्ति पार्टी नेता रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा शुरू, दाह संस्कार कुछ देर में। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव और दुर्गा पूजा के मद्देनजर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किए। कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 85.81% पहुंची। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के चिनीगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से, दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने होंगे। और फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स के फाइनल में पोलैंड की इगा स्वितेंक का मुकाबला अमेरिका की सोफिया केनिन से। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के चिनीगाम इलाके में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। कुलगाम के अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने आतंकवादियों के छिपे होने का सुराग मिलने पर चिनीगाम में घेराबंदी और तलाश अभियान चलाया, जिसके दौरान ये मुठभेड़ हुई। मारे गए आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है और उनमें से एक पाकिस्तानी है। उनके पास से एक M4 राइफल और एक पिस्तौल बरामद की गई है। पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए आज तड़के पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार से छोटे हथियारों से गोलाबारी की और मोर्टार से गोले दागे। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल दाविंदर आनंद ने बताया कि भारतीय सेना के चौकस जवानों ने पाकिस्तानी की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलाबारी करीब 4 घंटे तक जारी रही। भारत की ओर से जान और माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस साल अब तक पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी रेंजर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का 1870 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि ऋण चुकाने में 6 महीने से अधिक की मोहलत देने से ऋण अनुशासन का समग्र माहौल खराब होगा, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए ऋण जुटाने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे में रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऋणों की अदायगी में लंबी मोहलत देने से कर्ज लेने वालों के ऋणों की अदायगी संबंधी व्यवहार पर असर पड़ेगा और कर्ज की अदायगी में चूक की आशंका भी बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ने यह हलफनामा उच्चतम न्यायालय के 5 अक्टूबर के उस आदेश के सिलसिले में दायर किया है, जिसमें केंद्र और रिजर्व बैंक से कहा गया था कि वे कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए केवी कामत कमेटी की सिफारिशों के तहत ऋणों के भुगतान की नई समय सारणी तैयार करें और इस बारे में पुरानी अधिसूचनाओं तथा आदेशों में संशोधन करें। अपने हलफनामे में रिजर्व बैंक ने कहा है कि ब्याज पर फिर से लगाया जाने वाला ब्याज माफ करने से भी भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है, जो बैंकों की क्षमता से बाहर है। इसमें यह भी बताया गया है कि इससे जमाकर्ताओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कर्ज की अदायगी में अस्थायी मोहलत भी कर्जदारों के हित में नहीं है।
हलफनामे में कहा गया है कि रिजर्व बैंक कोविड-19 के असर को कम करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा करने में सबसे आगे रहा है। उच्चतम न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की है। केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के बारे में राज्यों को नया परामर्श जारी किया है और कहा है कि पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर पाना देश की न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है। गृह मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में 0 एफआईआर दायर करने का भी अधिकार है। महिलाओं से यौन दुष्कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है। मंत्रालय ने कहा कि कानून के प्रावधानों को कड़ा करने और क्षमता बढ़ाने के उपायों के बाद भी पुलिस द्वारा अनिवार्य नियमों का पालन न किया जाना देश की आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है। नियमों के पालन में कोई चूक नजर आने पर इसकी जांच की जानी चाहिए और इसके लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से विस्तारित तिथि का लाभ उठाने का अनुरोध किया है और अंतिम मिनट की भागदौड़ से बचने के लिए जल्द रिटर्न भरने को कहा है। वार्षिक रिटर्न भरना केवल 2 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है। 5 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर के लिए समाधान विवरण जमा कराना होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर एसएमएस से लिंक प्राप्त किया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर उसके खराब व्यवहार और क्वाड देशों के लिए खतरा बनने पर कड़ा प्रहार किया है। पोम्पियो ने कल रात टोक्यो से वापस आने के बाद एक निजी टेलीविजन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ये प्रहार किया। टोक्यो में वे भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के साथ हुई दूसरी क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों से बातचीत की थी। ये संगठन 4 बड़े लोकतंत्रों, 4 ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं और 4 देशों के सहयोग से बना है और इसका हर सदस्य चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उत्पन्न वास्तविक खतरों का सामना कर रहा है और वे इसे अपने देशों में भी अनुभव कर रहे हैं। As partners in this Quad, it is more critical now than ever that we collaborate to protect our people and partners from the CCP's exploitation, corruption, and coercion. We've seen it in the South and East China Seas, the Mekong, the Himalayas, the Taiwan Strait. These are just a few examples. पोम्पियो ने मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और दोनों ने भारत प्रशांत क्षेत्र और पूरे विश्व में शांति, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री के साथ इस बैठक को सार्थक बताया था। करीब 6 महीने के अंतराल के बाद ढाका में भारतीय उच्चायोग ने विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों के लिए वीजा सेवा फिर से शुरू कर दी है। ढाका से हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बांग्लादेश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे प्रमुख संगठन हिंदू, ईसाई, बौद्ध जातीय ऐक्य परिषद ने सरकार से अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए कानून बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है।
संगठन के महासचिव एडवोकेट राणा दासगुप्ता ने एक बयान में सरकार से देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। आर्मेनिया और अजरबैजान नागोर्नो काराबाख में आज से संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों ने एक बयान में कहा है कि इस संघर्ष विराम का उद्देश्य बंदियों की अदला बदली और मृतकों के शवों की खोज करना है। उन्होंने ये भी कहा कि विशेष मामलों पर बाद में सहमति होगी। दोनों देशों के राजनयिकों के बीच मॉस्को में हुई 10 घंटे की बातचीत के बाद ये घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई नगर निगम ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से नगर में अनूठे भूमिगत कूड़ादान बनाए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन कूड़ेदानों का लाभ ये है कि इससे आसपास का क्षेत्र दूषित नहीं होता और दुर्गंध भी रुक जाती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राज्य में पहला स्थान और देश में तीसरा स्थान पाने के बाद नवी मुंबई नगर निगम ने शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए अभिनव तरीका अपनाया है। नवी मुंबई नगर निगम ने रास्तों पर खुले कूड़ेदान की बजाय अब भूमिगत कूड़ेदान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इन अनोखे कूड़ेदानों को खोलने के लिए पैर से लीवर दबाकर इसको खोल इसमें कूड़ा डाला जा सकता है। नगरपालिका अधिकारियों के अनुसार नागरीय निकाय द्वारा उठाया गया यह कदम भविष्य में भी स्वच्छ सर्वेक्षण में उन्हें पहला स्थान हासिल कराने में मदद करेगा। स्वप्ना हरलकर के साथ सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 25 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान साफ रहने की संभावना है। श्रीनगर और लद्दाख में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में दोपहर बाद बादल छाएंगे। तापमान 15 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। हालांकि शाम तक बादल छाने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 16 रहा, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अहमदाबाद में आसमान साफ रहेगा। दिन का तापमान 21 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दूसरा मैच दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में बीच खेला जाएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स फाइनल में आज अमेरिका की सोफिया केनिन का सामना पोलैंड की इगा श्योंतेक से होगा। केनिन ने गुरुवार को सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा को हराया। इगा श्योंतेक ने अर्जेंटीना के नादिया पोदोरोस्का को मात दी। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल राफेल नाडाल और नोवाक जोकोविच आमने सामने होंगे। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने मध्य एशिया में प्रवासी पक्षियों के आने जाने के उड़ान मार्गों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण का अर्थ है इन पक्षियों के ठहरने की जमीनी ठिकानों, आर्द्रभूमि और समूचे पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण करना, जो इस तरह की भूमि के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी नियमों में संशोधन के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। इन संशोधनों के जरिए उन नागरिकों को अपने अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की सुविधा मिलेगी जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है और वे विदेश में हैं। ये भारतीय नागरिक विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के वेब पोर्टल के जरिए लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इन संशोधनों के बारे में सुझाव 6 नवंबर तक jspb-morth@gov.in पर ईमेल के जरिए भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोक जनशक्ति पार्टी नेता रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा शुरू, दाह संस्कार कुछ देर में। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव और दुर्गा पूजा के मद्देनजर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आदेश जारी किए। कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 85.81% पहुंची। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के चिनीगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से, दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने होंगे और फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स के फाइनल में पोलैंड की इगा श्योंतेक का मुकाबला अमेरिका की सोफिया केनिन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।